सभी को नमस्कार। भाषा संबंधी प्रकरण के अगली कड़ी में आज हम विचार विमर्श करेंगे भाषा अधिगम के अभिकरणों पर। यानी कि जो भाषा सीखने के जो अभिकरण होते हैं, यही कह सकते हैं कि एजेंसीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। हम इनको साधन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिकरण बोलना उचित रहेगा कि भाषा सीखने में हमारे कौन कौन से एजेंसीज हैं जो मदद करती हैं, जो सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं एजेंसीज को। पहला औपचारिक और अनौपचारिक, या दूसरा हम कह सकते हैं कि सक्रिय अभिकरण और निष्क्रिय अभिकरण। पहला हो गया औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दूसरा हो गया सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण, एक्टिव एजेंसीज एंड इनएक्टिव एजेंसीज। तो इस तरह से हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। यदि हम एक्टिव एजेंसीज की बात करें, सक्रिय अभिकरण की बात करें, भाषा अधिगम के सक्रिय अभिकरण, एक्टिव एजेंसीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है परिवार का। जैसा कि आप सबको पता है, हमें पता है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है और पिता बच्चे का पहला साथी होता है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण बड़े अच्छे से करती है, उसके वृद्धि और विकास में सहायक होती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, बच्चे को हर एक तथ्य से अवगत कराती है, अच्छा उसको बोलना सिखाती है, अच्छा लिखना सिखाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार में माँ के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो बच्चे को भाषा सीखने में मदद करता है, भाषा सीखने में सहायता करता है। जैसे हम नॉर्मली अपने घर में बच्चों को सबसे पहली श्रेणी होती है कि बच्चे को चाहे तो हिंदी की वर्णमाला सिखाई जाती है सबसे पहले, या अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। क्यों? ताकि वो अच्छे से भाषा को सीख सके। जो भाषा सीखने का प्रथम पक्ष होता है, या जो पहली सीढ़ी होती है, वो यही होती है। तो परिवार कहीं ना कहीं, या परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं बच्चे को भाषा सीखने में अत्यधिक सहायक होते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और परिवार में रहकर ही बच्चा भाषा सीखता है, चाहे वो परिवार में अनुकरण के माध्यम से सीखे या अभ्यास के माध्यम से सीखे। दूसरी बात है समुदाय, या दूसरा अभिकरण है समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय का मतलब आसपास का क्षेत्र, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ एक बच्चा रहता है, परिवार से बाहर निकलता है, जो उसके निकटवर्ती क्षेत्र होता है, जो उसके आसपास का समुदाय होता है। तो वहाँ पर बच्चा उठता है, बैठता है, बातचीत करता है, बोलता है। तो उस समुदाय में, जैसे वो समुदाय में रहेगा, जिस प्रकार के समुदाय में रहेगा, वैसे ही वो भाषा सीखेगा या सीखने का प्रयास करेगा। अगर उस समुदाय में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी सीखेगा, अंग्रेजी बोली जाती है वहाँ पर तो अंग्रेजी सीखेगा, या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। यानी कि कहने का मतलब, जैसे समुदाय के संपर्क में रहेगा बच्चा, वैसे ही भाषा पर पकड़ बनाएगा, वैसे ही भाषा को सीखेगा या सीखने का प्रयास करेगा। इसके बाद तीसरा आता है विद्यालय। विद्यालय का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है भाषा के सीखने में, भाषा के अधिगम में, या भाषा के अर्जन में। विद्यालय में भाषा प्रवेश लेता है, विद्यालय में बच्चा प्रवेश लेता है भाषा सीखने के लिए। प्रवेश के समय सबसे पहले उसको बोलना लिखना, उसके जो ये कौशल होता है, वैसे 4 प्रकार के कौशल होते हैं,
बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो सबसे पहले बच्चे की बोलने की क्षमता और लिखने की क्षमता देखी जाती है, और यदि उसमें कोई कमी होती है या कोई त्रुटि होती है तो उसको दूर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय बच्चे के भाषा सीखने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, या ये कह सकते हैं कि भाषा सीखने में अवसर प्रदान करता है, अभ्यास प्रदान करता है, जिससे कि वह भाषा में दक्ष हो जाए या भाषा में कुशलता ला सके। चाहे वो बोलने की बात हो, चाहे वो लिखने की बात हो, चाहे अपनी बात कहने की बात हो। तो इस तरीके से विद्यालय में अनेकों अनेक अवसर दिए जाते हैं। आजकल क्या है, विद्यालयों में या महाविद्यालयों में लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला का प्रचलन बड़े तेज़ी से हो रहा है, और इसके साथ साथ भाषा शिक्षण पर भी बल दिया जा रहा है। लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या होता है कि जो बच्चे के भाषा संबंधी बोलने में और लिखने में जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उनको उन्हें इंगित करके फिर उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है लैंग्वेज लेबोरेटरी के माध्यम से। एक तरह से प्रयोगशाला होती है, और प्रयोगशाला में बच्चे को भाषा संबंधी जितने भी कौशल होते हैं उनमें दक्षता लाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं के ज्ञान में सहायक होती है, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे विदेशी भाषा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा हो, तो उन सभी में सीखने में भी मदद करती है। तो इस तरीके से विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला, विद्यालय में बच्चे को भाषा सीखने के अवसर मिलते हैं, भाषा सीखने में उसको अभ्यास कराया जाता है, भाषा शिक्षण के अधिक से अधिक कुशलता लाई जाती है, भाषा शिक्षण में दक्षता लाई जाती है। तो विद्यालय की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भाषा अधिगम में होती है। इसके बाद आता है व्यवसाय। एक तरह से व्यवसाय को हम अनौपचारिक साधन के रूप में कह सकते हैं, या निष्क्रिय साधन के रूप में कह सकते हैं। जब किसी भी तरह का कोई व्यापार होता है या बाजार होता है, बाजार में व्यापार होता है, तो वहाँ पर भाषा संबंधी कुशलता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमें कैसे एक व्यापारी को माल मंगाना है, कैसे लिखना है, कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, चाहे वो आयात की बात हो, निर्यात की बात हो, राष्ट्रीय स्तर के व्यापार, राज्य स्तर के व्यापार की बात हो, राष्ट्रीय स्तर के व्यापार की बात हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार की बात हो, तो जैसा वहाँ व्यापार का परिवेश रहेगा, जैसा वहाँ बाजार का रूप होगा, जैसी वहाँ की बोलचाल होगी, तो वैसे ही भाषा सीखने में के अवसर मिलेंगे। आपने देखा होगा महाविद्यालय स्तर पर मार्केटिंग एक सब्जेक्ट होता है। मार्केटिंग में जो भी मार्केटिंग करने वाला होगा, जो प्रशिक्षण लेने वाला होगा, उसको डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचने के लिए भेजा जाता है, और वो अपनी भाषाई कुशलता के आधार पर उस प्रोडक्ट को बेचने में सफल रहता है। तो कहने का मतलब कि व्यापार भी या व्यवसाय भी भाषा सीखने में बहुत मदद करता है, या भाषा में कुशलता लाता है। इसके बाद कह सकते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन। जितने भी संस्कृति और धार्मिक संगठन होते हैं, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सांस्कृतिक की बात आती है तो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, कल्चर से जुड़ा हुआ है कि किस तरह का कल्चर है, कैसी बोलचाल है, कैसा रहन सहन है, कैसा परिवेश है, तो उसका प्रभाव भी भाषा सीखने पर पड़ता है। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान है, या धार्मिक संगठन है, या धार्मिक क्रियाकलाप है, जिसमें अलग ही तरह से भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेद है, उच्चारण है, या अजान होती हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ होते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं यह भी भाषा के अधिगम में या सीखने में सहायक सिद्ध होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगली कड़ी में यह अगला पॉइंट है खेल का मैदान या क्रीड़ा समुदाय। खेल के मैदान में जब बच्चा जाता है तो वह अपनी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के संपर्क में भी आता है। कहने का मतलब कि एक खेल के मैदान में
बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपस में खेलते हैं, खिलाड़ी होते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, संपर्क करते हैं, अपने विचार को रखते हैं एक दूसरे से। तो वहाँ भी भाषा का आदान प्रदान होता है, भाषा सीखने में भी वह मदद करता है। अब जैसे आप देख रहे हैं हाल ही में IPL क्रिकेट, ये इनका बड़ा प्रचलन है। अब एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही प्रदेश के या एक ही क्षेत्र के खिलाड़ी हों। भाई विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न प्रदेशों के एक टीम में खिलाड़ी रहते हैं, 11 12 15 तक, सारा एक स्टाफ मिला करके 15 16 तक होता है लगभग। तो जरूरी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, अलग अलग उन तरह के परिवेश होता है, अलग अलग उनकी भाषाएं होती हैं। तो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब एक संगठित रूप से होकर के वो खेलते हैं, तो जो हिंदी वाला खिलाड़ी है, हिंदी बोलने वाला खिलाड़ी है, वो अंग्रेजी भी सीखेगा, जो अंग्रेजी वाला खिलाड़ी वो हिंदी भी सीखेगा। तो इस तरीके से जब आदान प्रदान होता है भाषा का, तो बड़ी सीखने में मदद मिलती है और भाषा के विकास में सहायक होता है खेल का मैदान भी। इसके बाद है ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य उपकरण या साधन या अभिकरण। इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है भाषा सीखने में। मेरी दृष्टि से श्रव्य दृश्य उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि श्रव्य दृश्य, भाई श्रव्य सुनने वाले उपसाधन, दृश्य देखने वाले, और श्रव्य दृश्य जिसमें देखना और सुनना दोनों होते हैं। यदि श्रव्य वाले साधन हैं तो हम उनको केवल सुन रहे हैं, हम बात सुन रहे हैं, कैसे शब्द हैं, कैसे बोला जाता है, कैसे अक्षरों का चयन किया है, कैसे अपनी बात को रख रहा है, कैसे उसके क्रम है वाक्यों का, वाक्य कैसे बनाए, कहाँ वो पॉज ले रहा है, कहाँ वो विराम चिन्ह लगा रहा है, कहाँ वो वर्तनी का उचित प्रयोग कर रहा है। तो इस तरीके से सुनने में भी भाषा का या भाषा के विकास में सहायक होता है सुनना, किसी भी माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं या किसी वक्ता की बात हम सुन रहे हैं। दूसरा होता है दृश्य। दृश्य में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, पढ़ने के प्रयास करते हैं, किस प्रकार का शब्द है, इसकी बनावट कैसी है, तो वह भी सीखने में बड़ा ही सहायक होता है। तीसरा है श्रव्य दृश्य उपकरण। श्रव्य दृश्य में हमें भाषा सीखने में बहुत ही अधिक मदद मिलती है। सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। एक अध्यापक कक्षा में बोर्ड पर उसको लिख भी रहा है और उसको बोल भी रहा है, कमल कमल, लिखा भी और बोला भी। तो निश्चित रूप से यह सीखने में ज़्यादा सहायक होता है। इसके बाद लास्ट में लेखन एवं वाचन सामग्री। जो लिखने और बोलने संबंधी जैसे पाठ्य पुस्तकें होती हैं या नोटबुक्स होती हैं, हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो जब हमने पहले पढ़ा, समझा और लिखा, तो ये माना जाता है कि पढ़ने के बाद जब लिखा जाता है तो वह अधिक स्थायी बन जाता है। तो यदि हम भाषा को, किसी भी तरह की भाषा को, किसी भी प्रकार की भाषा को हम सीखने में प्रयास करते हैं, तो हम उसको पहले पढ़ेंगे और लिखेंगे। जितना हम उसको पढ़ेंगे उतना ही लिखेंगे। लिखते लिखते फिर अभ्यास करते हुए हम भाषा पर अधिकार कर लेते हैं, भाषा को सीख जाते हैं। तो इस तरीके से सक्रिय निष्क्रिय साधनों के माध्यम से, जिसमें परिवार, विद्यालय, खेल का मैदान, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र या वाचन सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स या समुदाय, तो ये सभी साधन भाषा के अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे कि किसी भी बच्चे के भाषा विकास में वृद्धि होती है, भाषा का विकास होता है। विकास में अभ्यास करते हुए निखार आता है और अच्छे से वह भाषा को सीख लेता है। तो यही भाषा अधिगम के साधन हैं और यही भाषा के विकास में सहायक होते हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। प्रयास करें समझने का, अच्छे से रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।